WHO की स्थापना 1948 या 1949 में हुई, लेकिन इस परिभाषा तक पहले क्या मानता था WHO कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है तो स्वस्थ है। बाद में क्या माना उसने कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो हमने स्वस्थ कह दिया, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सोशल स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और महर्षि सुश्रुत ने यह परिभाषा हजारों साल पहले दी है। आगे और क्या कहती हैं कि सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ती दवाइयों के विरोध में रहती हैं, सरकार उनके इशारे पर काम करती है। 2012 में केन्या की सरकार ने आईपी एक्ट पास करके सस्ती दवाओं के आयात पर रोक लगा दी। मतलब ये फार्मा लॉबी इतनी खतरनाक है कि वो यदि जेनरिक दवाएं, मतलब दवा वही है, फार्मूला वही है, केवल बनाया किसी दूसरी कंपनी ने है, उसका ब्रांड नेम नहीं है, उस जेनरिक दवा के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार से कानून भी बना देती है। ये फार्मा कंपनी जब कोई नई दवा लॉन्च करती है ना, तो रिसर्च के नाम पर कहती है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, और बहुत ज्यादा खर्चा होने के रिसर्च के नाम पर ये कई गुना ज्यादा प्रॉफिट लेती हैं, और सरकारों के ऊपर भी दबाव देकर ये कहती हैं कि आप कानून ऐसे बनाओ जो हमारे फायदे में हो। पूरे विश्व में कुछ आप फैक्ट देख लीजिए, पूरे विश्व में 2015 में कुल दवाओं की बिक्री 70 लाख करोड़ रुपए की हुई थी 2015 में। आज की मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कारोबार है। भारत की जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो 200 लाख करोड़ रुपए की है, तो 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का पूरी दुनिया में केवल दवा कंपनियों का कारोबार है। आधी दवा कंपनी केवल अमेरिका की है, टॉप 10 में से 5 यूरोप की हैं, और ये सारी दवा कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफे के ऊपर काम करती हैं। एक कंपनी का मुनाफा मैं आपको बता देता हूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अमेरिका की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, 5 बार उसके ऊपर फाइन लग चुका। 32,000 करोड़ रुपए का यूएसए की मिसौरी स्टेट की एक कोर्ट में उन्होंने, कुछ महिलाओं ने उसके ऊपर यह कहा कि उन्होंने उनका जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर प्रयोग किया था, और बेबी पाउडर प्रयोग करने से उनको ओवरी का कैंसर हुआ। तो 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना जॉनसन एंड जॉनसन पर 2018 में एक कोर्ट में अमेरिका में लगा था। 15,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। भारत के अंदर जो सर्जिकल हिप बदले गए थे कुछ 3500 लोगों के, कितनी दुख भरी कहानी है, मेरा एक पूरा वीडियो इसके ऊपर पड़ा है। 1500 लोगों के हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट हुई थी। उस 1500 लोगों के हिप ज्वाइंट की जो रिप्लेसमेंट हुई, वो जो हिप बनाया हुआ था, उस हिप के अंदर ऐसा जहरीला तत्व था कि उनके शरीर में वो हिप घिसता घिसता उनके ब्लड के अंदर वो जहर मिल गया। बहुत से लोग मारे गए, और जो मरे नहीं उनको पेन रहा, और पेन होने के बाद बहुत से लोगों की तो दोबारा सर्जरी करवाई गई। और जब हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट होती है ना, जो सर्जरी होती है, उसमें जो ज्वाइंट बदला जाता है, तो कम से कम 9 से लेकर 10 इंच का कट लगता है। तो आप कल्पना कीजिए 50, 55, 60 साल का हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी 2-2 बार सर्जरी की जाए, और केवल इसलिए कि उस कंपनी ने जो इक्विपमेंट बनाए थे, उस इक्विपमेंट के अंदर ऐसा जहर भरा हुआ था कि वो जहर व्यक्तियों को मार रहा था। पूरी डिटेल में मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने वो हिप ज्वाइंट बेचे, बाद में रोक लगा दी। तो अमेरिका में उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का हर्जाना दिया एक एक पेशेंट को, कुछ को कई लाख डॉलर, कुछ को कई करोड़ों रुपए में। लेकिन हम यदि भारत में बात करें तो भारत में 5 से 6 साल तक मुकदमा चलता रहा, तो जाकर संसद ने कमेटी बनाई, उसके बाद जाकर कहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके ऊपर कुछ भुगतान किया जाए। लेकिन जो पेन होता है, उस पेन का भुगतान पैसे में नहीं हो सकता। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी, और अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर रोक नहीं है भारत में। जॉनसन एंड जॉनसन की दवाएं आप खरीद सकते हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों को कैंसर हुआ है, और ये प्रूव हो चुका है। इसके सारे रिकॉर्ड हैं, कोर्ट के अंदर बहस हुई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े वकीलों को खड़ा किया है, और यह करने के बाद भी 32,000 करोड़ रुपए, मतलब जिसमें 3 पतंजलि बन जाएं, पतंजलि जैसी 3 कंपनियां बन सकती हैं, इतना तो जुर्माना केवल एक कोर्ट ने लगाया है। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन का 2015 का मुनाफा मैं बता रहा हूं, आपकी आंखें फट जाएंगी। 1 लाख करोड़ रुपए का इसका मुनाफा है। भारत सरकार में जो हमारे रक्षा का जो बजट है ना, 4 लाख करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ रुपए में हमारे देश में कई राज्यों का, कई स्टेट का बजट आ सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपने भारत के हर गांव को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए इतने होते हैं। इतना तो केवल 2015 का इसका मुनाफा था। अमेरिका में ही फाइजर कंपनी की बिक्री
3.5 लाख रुपए एक साल की है। अकेली गठिया जो अर्थराइटिस में जो प्रयोग होती है ना, उस दवा की बिक्री 1 लाख रुपए की है। अकेली गठिया की, अर्थराइटिस की दवाई की बिक्री। अब यदि अर्थराइटिस की दवाई का इलाज कोई स्वामी रामदेव, कोई आचार्य बालकृष्ण, कोई पतंजलि यदि कोई प्रूव करके एविडेंस के साथ, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ ये बता दे कि आपके घर के अंदर मेथी है, हल्दी है, सोंठ है, उसको प्रयोग कर लीजिए, अश्वगंधा का प्रयोग कर लीजिए, तो आप अपना गठिया बाय ठीक कर सकते हैं। ठीक नहीं हो रहा गठिया, आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए। यदि आपको अर्थराइटिस है तो वो डॉक्टर केवल पेन मैनेजमेंट कर सकता है, आपको पेन किलर दे सकता है। आपको गठिया के कारण बुखार हो रहा है तो बुखार को उतारने की दवाई दे सकता है। गठिया की बीमारी, दमे की बीमारी, अस्थमे की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी केवल कंट्रोल की जा रही है, क्योर नहीं की जा रही। दिक्कत इस बात की है कि वो जो झूठ एक फार्मा कंपनियों ने फैलाया हुआ था कि बीपी एक बार हो गया तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, डायबिटीज एक बार हो गई तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, थायराइड एक बार हो गया तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, माइग्रेन हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, अर्थराइटिस हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, दमा अस्थमा हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, हार्ट की एक बार बीमारी हो गई तो भी पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी। वो भ्रम तोड़ने का काम पतंजलि ने किया है, तो पतंजलि का विरोध होगा। पतंजलि के विरुद्ध ट्रेंड भी चलेगा, पतंजलि के विरुद्ध मंत्री भी उतर सकते हैं, संतरी भी उतर सकते हैं, पतंजलि के विरुद्ध सड़कों पर किराए के लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, पतंजलि का पुतला भी जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतंजलि वो सारी चीजों के तिलिस्म को तोड़ रही है। और देखिए, जिस कंपनी की वार्षिक मुनाफा 1 लाख रुपए हो, जो केवल 1 लाख रुपए की, तो केवल ये जो जोड़ों का दर्द है ना, इसकी दवाई बेच देती हो, तो उसको तो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके, 100-200 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं 10 लाख रुपए देकर आप ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चलवा सकते हैं। 10 लाख रुपए देकर तो 1-1 लाख रुपए आप बांटें तो 10 बड़े शहरों में पुतले फूके जा सकते हैं, प्रदर्शन हो सकते हैं। तो ये इतना आसान काम है। मीडिया के अंदर आप यदि ऐड दें, अच्छे मीडिया हाउस है उनका हम पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे एंकर बैठे हैं, आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, वो तत्काल आपके विरुद्ध स्टोरी बनाकर चला देंगे। तो ये विरोध तो होगा, ये विरोध तो लाजिमी है। क्यों? क्योंकि तिलिस्म टूट रहा है। ये वैक्सीन यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाती तो वो वैक्सीन बनती 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, वो वैक्सीन बनती इतनी महंगी, और उसके बाद पूरे लोग लगवाते तो पूरी दुनिया भी उसका समर्थन करती। क्योंकि वो जो 10 रुपए की चीज 10,000 रुपए में बेचती, उसमें से 100 रुपए मीडिया वालों को भी देती, उसमें से 50 रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अधिकारियों को भी देती, और ये जब 10,000 रुपए में 100, 200, 500, 1000 रुपए बट भी जाते तो ये सारे गुणगान करते कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, ये दवाई बहुत अच्छी है, कोई विरोध नहीं होता। विरोध तो उसका होगा जो इस कलयुग में सात्विक काम करेगा, इस कलयुग में धर्म का काम करेगा, तो विरोध लाजिमी है। और ये विरोध हो रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ झटका तो लगा है, कुछ करंट तो लगा है, तो ये विरोध हो रहा है। तो ये कंपनियां कितनी ताकतवर है, केवल गठिया बाय की बीमारी 1 लाख रुपए की एक कंपनी बेचती है। कैंसर की दवाओं का 5 लाख रुपए का एक साल का कारोबार है। जो पेन मैनेजमेंट करने वाली दवाएं हैं, 4 लाख रुपए का इसका कारोबार है एक साल का। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज बढ़ चुके हैं। इस कोरोना काल में डिप्रेशन के मरीज 20% बढ़ चुके हैं। डिप्रेशन की जितनी दवाएं हैं उनका कंजम्पशन बढ़ चुका है। अब यदि डिप्रेशन से बचना है तो डिप्रेशन से बचना, डिप्रेशन की दवाओं से नहीं बच सकते। डिप्रेशन से बचना है तो पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कर्मफल को समझना पड़ेगा, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यम नियम का पालन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कर्म योग के ऊपर, कर्म फल के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। जो करेंगे वो भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी पड़ेगी। मतलब जो भारतीय संस्कृति ने कहा उसकी ओर चलना पड़ेगा। पतंजलि दूसरा काम क्या करवा रही है, पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह 5 बजे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ध्यान करो। अब सुबह सुबह जिसने भी उठकर ध्यान कर लिया पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ, तो उसको डिप्रेशन हो नहीं सकता, वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। और 6 बजे जब वो योगाभ्यास करवाते हैं तो उतना योगाभ्यास करवाने के बाद, उनको सुनने के बाद उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति कभी भी कोरोना से डर ही नहीं सकता। उसके अंदर इतनी 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 मोरल बूस्टिंग आ जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मानसिक रोगों की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, इम्यून सिस्टम की दवाओं का बाजार 10 बड़े बाजार के अंदर आता है। तो ये इतनी बड़ी लॉबी है। अभी देखिए 4 दवाइयां काम कर रही हैं, अभी पूरी दुनिया में जो 4 दवाइयां हैं ना वो दी जा रही हैं।
कोरोना किसी को हो गया तो उसके उपचार के लिए पहले क्या कहा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई इसके लिए उपयोगी है। ट्रंप ने भी कहा, लोगों ने ली। भारत देश में इसका उत्पादन होता है, भारत ने दुनिया के सभी देशों को इसको दिया। हमारे मोदी जी और हमारे भारत की आत्मा ऐसी है कि हमें मानवता का कल्याण करना है, ये हमारे डीएनए में है, स्वाभाविक डीएनए में। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जिसका फ्रांस में रिजल्ट अच्छा आया था, दूसरी जगह रिजल्ट अच्छा आया था, अब पूरी दुनिया ने कह दिया, वैज्ञानिकों के एक हिस्से का यह मानना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरी तरह उपयोगी नहीं है, इससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फेल हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। क्या किया ना, किसी ने कहा क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल नहीं लेती? भाई जब असाध्य रोग है और इसका कोई उपचार नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं कि कोरोना का यदि कोई प्रभावी उपचार है जो सबको दे सकते हैं, तो पतंजलि के ऊपर आरोप लगाइए, पतंजलि के ऊपर आप ताला लगा दीजिए, पूज्य स्वामी जी को कह दीजिए कि कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। जब कोई दवाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो एक चीज जो हमारे घर के पिछवाड़े में उपलब्ध है उसको प्रयोग करके यदि देशवासियों को, मैं ये कहता हूं कि इसका उपचार कितना होता है, उपचार होता है, ये ट्रायल में टेस्ट हो चुका, ये तो हो ही चुका है, लेकिन मैं कहता हूं उपचार नहीं भी होता, केवल प्लेसिबो इफेक्ट भी आए, लोगों का मोरल भी बूस्ट हो जाए, अगर वो भी काम होता है तो उसको करने में भी बुराई क्या है, इसमें खर्च क्या लगने वाला है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई है, वो फेल हो चुकी है, नकारा जा चुका। रेमडेसिविर इस नाम की एक दवाई है, इसके बारे में यह हो चुका कि लीवर के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालती है। फिर ये फेविपाइराविट एक नाम की एक दवाई है जिसको कोरोना की दवाई कहकर बेचा जाता है, उसके बारे में यह आ चुका कि यह भी बड़ा गड़बड़ इफेक्ट डालती है शरीर के ऊपर। फिर पांचवी दवाई कौन सी है जो अभी लॉन्च हुई है 4 दिन पहले, ग्लेनमार्क फेविपल। यह जो दवाई है इसकी 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, एक टेबलेट कुछ 100 रुपए की तो एक टेबलेट है। यह दवाई आई तो इस दवाई को, क्योंकि एक अंग्रेजी नाम था, अंग्रेजी फार्मा कंपनी ने इसको लॉन्च किया, इसके क्या हानिकारक इफेक्ट हैं, कहां इसको ट्रायल किया गया, इससे कितना वायरस लोड कम होता है, इसका क्लिनिकल कंट्रोल किसने किया, किसने किया, क्या इसके ऊपर कोई किसी ने आवाज उठाई? जो अभी 4 दिन पहले ग्लेनमार्क नाम की टेबलेट आई है, जो टेबलेट की फॉर्म में है, जिसके एक पत्ते का 3500 रुपए की एक स्ट्रिप बैठती है एक व्यक्ति के लिए, उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं, कोई ट्रायल के बारे में नहीं पूछा। लेकिन यदि पतंजलि ने 545 रुपए की दवाई लॉन्च कर दी, ये मैं दावा नहीं कर रहा कि ये दवाई है, ये दवाई है, इस दवाई के अंदर, इस डिब्बी के अंदर जितनी टेबलेट है ना, उस टेबलेट को, ऐसी टेबलेट लॉन्च की है तो उसमें 2-2 टेबलेट एक व्यक्ति को एक हफ्ते खानी है, तो उसको तो 20 ही गोलियां खानी है, 20-25 गोलियां। इस टेबलेट में तो 545 रुपए में तो परिवार के 5 व्यक्ति हैं, उनको लाभ मिल जाएगा, और उनको लाभ मिलने के साथ साथ इसमें जो दवाइयां बचेंगी उससे पड़ोसी का भी काम हो सकता है, आपके घर में कोई दरबान है, कोई नौकर है, उसका काम भी होने वाला है। तो एक व्यक्ति, जब अंग्रेजी कंपनी ग्लेनमार्क 3500 रुपए की एक आदमी के लिए दवाई बेचती है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। एक पतंजलि ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके जो लोग कहते हैं ना कि बताया नहीं, कुछ बात नहीं की, ये देखिए, ये लेटर है, मैं आपको सारे लेटर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। ये 2 जून का लेटर है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है, 2 जून का लेटर है जो लिखा गया था। इस 2 जून के लेटर में आप देख लीजिए, इस 2 जून के लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सूचना दी गई है निम्स की ओर से। ये सूचना रोहित कुमार सिंह आईएएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर को सूचना दी गई है। डॉक्टर गणपत देवपुरा जी द्वारा सूचना दी गई है। ये दूसरा लेटर है डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इन आयुर्वेदिक साइंस, ये 2 जून को सूचना दी गई है। ये डॉक्टर गणपत जी ने ये भी सूचना दी है पूरे रेफरेंस के साथ। 4 मई का एक पत्र है जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, जिसके बारे में कल जो मीडिया में आपने सुना होगा, इस कमेटी को भी ये 4 मई को, ये इंटरनल कोई कमेटी ऐसा होता है, देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मुझे पेन हो रहा है वो पेन आपके साथ बांटना चाहता हूं कि अपने देश में यदि कोई अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके विरुद्ध ट्विटर के ऊपर ट्रेंड क्यों चलता है। देखिए ये 4 मई का लेटर है, प्रोफेसर गणपत देवपुरा जी के नाम है, और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की ओर से दिया गया है, मेंबर सेक्रेटरी की ओर से ये कहा गया है, ये अप्रूवल दिया गया है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया गया है। आप मिरर करके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी सूचना, कल तक क्या सूचना थी, ये नहीं कहा कि दवाई काम नहीं करती, ये कहा कि दवाई की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई। भाई दवाई की सूचना नहीं दी गई, आपको अब मिल गई, तो अब दवाई को जांच कर लो। अब पतंजलि का उद्देश्य देखिए, पतंजलि ने कभी नहीं कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज ने, कि आपको केवल यही खरीदना है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो जो फार्मूला बताया, वो जड़ी बूटियां सामने रखकर ये कहा कि ये गिलोय आपके घर के पास होती है, इसको ले लीजिए,
ये अश्वगंधा होता है, ये तुलसी होता है, अपने घर के आंगन से ले लो, इसका इतना उबालना है, इतना लेना है, इस प्रकार से योग करना है और आप कोरोना से बच जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है, फार्मा कंपनियों की दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया की आबादी है 700 करोड़ और 700 करोड़ में 135 करोड़ का बाजार केवल हम हैं। उन कंपनियों के लिए भारत परिवार नहीं है, उन कंपनियों के लिए भारत एक बाजार है। और ये जो 2 कपड़ों में रहने वाले बाबा जी हैं, ये 24 में से 18 घंटे लगे रहते हैं और 18 घंटे लगकर ये क्या कहते हैं कि ये भारत मेरे लिए बाजार नहीं है, एक परिवार है, ये व्यापार नहीं करना, मुझे परोपकार करना है। पतंजलि, देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं, जितनी भी फार्मा कंपनी है ना, कभी मन करे तो भी चैरिटी का काम नहीं करती। लेकिन पतंजलि का उद्देश्य क्या है कि हम जो कमाएंगे उसका 100% केवल चैरिटी में लगाएंगे। अब आगे और देख लीजिए, अब आगे जो कल आयुष विभाग की ओर से बात चली, उसका भी उत्तर कैसे दिया, उसका भी स्टेप बाय स्टेप पूरा उत्तर दिया गया है। उसका उत्तर भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब ये कल आयुष विभाग ने जैसे ही कहा तो कल शाम को 7 बजे पतंजलि की ओर से पूरा उत्तर चला गया है। जैसे एलोपैथी कोई दवाई बनती है तो दवाई का फार्मूला कई बार सेट कर दिया जाता है कि ये दवाई बनेगी तो इसमें इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। ये दवाइयां तो अभी बननी शुरू हुई हैं 200 साल पहले। हमारी पूरी दुनिया का यदि सबसे पुराना कोई ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, यदि हम ब्रांड की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड भी हमारे पास है। वो ब्रांड है च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश खुद में अपने आप एक ब्रांड है। मैं पतंजलि की, डाबर की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा। मैं च्यवनप्राश एक ऐसा फार्मूला है जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड है, जो च्यवनप्राश के नाम से, जिसका फार्मूला हजारों साल पहले लिखा गया। किसी को च्यवनप्राश बनाना हो तो उस विधि से वो च्यवनप्राश बनाएगा। तो च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, मतलब आयुर्वेद में उसके गुण धर्म लिखे हुए हैं और सरकार ने उसको अप्रूव किया हुआ है। तो ये हमने पहले सवाल का उत्तर दिया है। अब उसके बारे में दूसरा सवाल है कि साइट हॉस्पिटल कौन सी है जहां पर रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, निम्स यूनिवर्सिटी, राजस्थान, जयपुर, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां पर की गई। आईईसी, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, क्लियरेंस एंड CTRI रजिस्ट्रेशन, बोथ आर अटैच्ड, जो मैंने आपको दिखाया वो है। अब सोर्स कौन है इसका, जो मटेरियल सपोर्ट कौन कर रहा है, इसमें मॉनिटरी सोर्स कौन है, उसमें पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्राइमरी स्पॉन्सर कौन है, पतंजलि है। उसके बाद साइट कौन सी है, उसमें मेडिकल कॉलेज है। उसमें डिटेल ऑफ एथिक्स कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का अप्रूवल है या नहीं है, वो अप्रूवल लगाया हुआ है। उसके बाद DCGI से क्लियरेंस है या नहीं है, वो कहते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, इस टाइप की स्टडी के ऊपर। तो ये सारा, ये लगभग 10 पन्ने की रिपोर्ट है। ये सोशल मीडिया में हेल्थ कंडीशनल प्रॉब्लम क्या थी, कोरोना की प्रॉब्लम थी, फिर कैसे कैसे इंक्लूजन क्या था, एक्सक्लूजन क्या था, इसके अंदर मेथड क्या रहा है, इसके अंदर सेकेंडरी आउटकम क्या था, प्राइमरी आउटकम क्या था, टारगेट सैंपल क्या था, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में। अब इसकी फर्स्ट इनरोलमेंट कब हुआ, ये सारी चीजें जो जो उन्होंने मांगी, ये सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई हैं। और उन्होंने भी क्या कहा है कि औषधि फेल नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जी हमें सूचना नहीं दी गई। और पूरी मीडिया ने क्या चलाया कि पतंजलि फेल हुई, औषधि फेल हुई, बाबा रामदेव ने झूठ बोला, आचार्य बालकृष्ण जी ने मिसगाइड किया, ऐसा पूरा मीडिया दिखा रहा है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है हमारे अंदर की ग्रंथि की। हम हीन भावना के शिकार हैं। देखिए, एक लॉबी तो देश में वो है जो इन फार्मा कंपनियों के इशारे के ऊपर नाचती है, उंगलियों के इशारे के ऊपर नाचती है। इन फार्मा कंपनियों के इशारे पर नाचने वाली एक लॉबी जो मीडिया के अंदर भी उसके कुछ लोग हैं, उसके कुछ लोग प्रशासन के अंदर भी हैं, उसके कुछ लोग अलग अलग सिस्टम के अंदर भी हैं, और जो बहुसंख्य लोग हैं, जो आप जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके साथ दिक्कत क्या है कि जब कोई अंग्रेज, जब कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कहता है तो हमें तत्काल यकीन हो जाता है। और जब वही बात, हमारे गौरव की बात हम करते हैं या हमारा कोई व्यक्ति करता है तो हमें यकीन नहीं होता। हमारे यहां यह कहा जाता था 19वीं शताब्दी तक कि भारत के अंदर कभी कोई पढ़ाई लिखाई रही नहीं। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया था कि अंग्रेज हमें पढ़ाने के लिए आए थे, अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया, अंग्रेजों ने हमें सिखाया, अंग्रेजों ने हमें सिस्टम दिया, अंग्रेजों ने हम भारत को एक देश बनाया। अब 1857 तक ये माना जाता था। अब 1870 में एक अंग्रेज था जिन्होंने भारत के अंदर ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट है ना, इसकी स्थापना की थी। उस अंग्रेज ने वेनसांग की डायरी पढ़ी। अब उसने जब वेनसांग की डायरी पढ़ी तो उसने पढ़ा कि पटना से 90 मील दूर एक यहां पर विश्वविद्यालय होता था। तो वेनसांग कहता है कि मैं 7वीं 8वीं शताब्दी में यहां पर आया था और मैंने यहां पर पढ़ाई की थी, और यहां पर जो पुस्तकालय था उसके अंदर 90 लाख पुस्तकें थी।
उसका जो पुस्तकालय था उसमें वेनसांग लिखता है कि उस पुस्तकालय 9 मंजिल ऊंचा पुस्तकालय था और जब जमीन पर खड़े होकर पुस्तकालय की ओर देखते थे तो ऐसा लगता था कि पुस्तकालय की चोटी बादलों को छू रही है। अब इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता था, झुठला दिया गया। अब उस अंग्रेज ने सोचा कि चलो देख लिया जाए। अब अंग्रेज वहां पर गया तो उसने देखा कि यहां पर मिट्टी का बड़ा सा ढेर है। 1870 में उसने देखा, 1912 में वहां पर खुदाई करवानी शुरू की गई और 1917 में वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय निकला। और आज नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का, हार्वर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, सारे विश्वविद्यालय से पुराना विश्वविद्यालय है। और कितना बड़ा विश्वविद्यालय है आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया के 20 देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। एंट्रेंस टेस्ट से यहाँ पर एग्जामिनेशन होता था और जो लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ पर 90 लाख पुस्तकों की पांडुलिपियां थी। 4-4 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। यहाँ पर हर विद्यार्थी के लिए रहने के लिए अलग से कमरा बना हुआ था। आज का जो ऑक्सफोर्ड का, आज का जो हार्वर्ड का जो एरिया है उससे भी बड़ा एरिया ऐसा था। 10,000 विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था का विश्वविद्यालय भारत में 2500 साल पहले चलता था। और एक नहीं था, तक्षशिला अलग था, उद्दांतपुरी अलग था। 10 विश्वविद्यालयों के नाम तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि हमारे भारत में तो कोई शिक्षा दीक्षा थी नहीं। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी सर्जरी पढ़ाई जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कैसे जलाया गया था ये घटना हर बच्चे को पता होनी चाहिए। बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति आया जिसके नाम पर अभी भी नालंदा के पास जंक्शन बना हुआ है। वो बख्तियार खिलजी जब भारत में आया तो भारत के कुछ हिस्से को उसने जीत लिया और जीतने के बाद वो एक बार गंभीर बीमार पड़ गया। उसके सारे अरबी हकीम फेल हो गए, उसका कोई वैद्य हकीम उसके काम नहीं आया। जब वो मरणासन्न हो गया तो उसने जब पूछा कि मेरा इलाज कहां हो सकता है, तो उस समय श्रीधर राहुल आचार्य वहां पर होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो मेडिसिन विभाग था, उस मेडिसिन विभाग के एचओडी ये होते थे श्रीधर आचार्य जी। किसी ने बताया कि ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो चिकित्सा का विभाग है, इसमें मेडिसिन विभाग के बड़े विद्वान डॉक्टर हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। कैसे भारत से ज्ञान विज्ञान जाता था ये नालंदा बताता है। वेनसांग खुद कहता है कि मैंने 400 पांडुलिपियों की यहां पर प्रतिलिपि बनाई। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही जिसमें यह पढ़ाया गया कि माइथोलॉजी है, रामायण महाभारत को नकार दिया गया। तो हमारे दिमाग के अंदर एक धूल जमा है। वो धूल क्या जमा है कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हम कभी महान नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज कभी महान थे ही नहीं। हमारे पूर्वज तो बस ऐसे ही अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे। उनके पास तो कोई ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं था। पूरे दुनिया का ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी केवल भारत से गया है। तो ये कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई है। तो जो अपने आप में जो आधुनिकता की दौड़ में पड़े हुए हैं उनको इसके ऊपर यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। यदि गिलोय लेने से, अश्वगंधा लेने से, तुलसी लेने से अगर ट्रीटमेंट होता है, और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी ये बताते हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए परम पूजनीय है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये 100% अगर हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो एक बात बिल्कुल सत्य है कि ये ज्ञान है सत्य, और ये साइंस नहीं है, ये सुपर साइंस है। और जो अश्वगंधा के ऊपर शोध करने का काम पतंजलि ने किया, आप गूगल करने में सब मास्टर होंगे, तो आप गूगल कर लीजिए। दिल्ली आईआईटी और जापान ने भी रिसर्च की थी। रिसर्च क्या की थी कि अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसा कुछ तत्व है, उसको केमिस्ट्री की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ऐसा तत्व है जो कोरोना वायरस को अंदर मल्टीप्लाई होने से रोक लेता है। मल्टीप्लाई होने से रोककर उसके अंदर बाहर ऐसी कोई लेयर बना देता है, उसको ऐसा रोक देता है कि जिससे वायरस का वायरल लोड कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन बनाने का, ये काम करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। और विरोध तो होगा, विरोध 100% होगा। ग्लेनमार्क की दवा 103 रुपए की एक टैबलेट है। किसी ने प्रोसेस नहीं पूछा, किसी ने फार्मूला नहीं पूछा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। चारों ओर खुशी है कि ग्लेनमार्क ने दवाई बना दी। पतंजलि ने 4 दिन बाद लॉन्च की तो उसके ऊपर एक एक प्रोसेस बता दिया और फार्मूला सीक्रेट नहीं रखा। ग्लेनमार्क के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अंदर क्या है, रेमडेसिविर के अंदर क्या है, फेविपाइपाविट के अंदर क्या है, हमें नहीं पता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो बताया है कि ये गिलोय है आपके पिछवाड़े की, आपके घर के अंदर, आपके खेत में, आपके पीछे के बाग में लगने वाली तुलसी है, अश्वगंधा है, जिसके बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं, और जिसका कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये जो दवाइयां 4 अप्रूव की है ना, मैं इनके ऊपर गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कारण भी नुकसान हो रहा है,
रेमडेसिविर के कारण भी लिवर को डैमेज हो रहा है, फेविपाइराविर के कारण भी डैमेज हो रहा है, और ग्लेनमार्क के बारे में अभी 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी जैसे ही लोग खाएंगे। तो ये अगर पतंजलि ने ऐसी कोई चीज बनाई है जिसका कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए कोई बड़ा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं कहता हूं कि दवाई कितना लाभ करती है, इफेक्ट भी दिया है, स्टडी भी दी है, सारी चीजें दी हैं। और मैं एक दूसरी बात कहता हूं, मैं तो कहता हूं कोई भी लाभ नहीं करती, लेकिन लाभ नहीं करती तो भी यदि किसी भारतीय संस्था ने, भारतीय एजेंसी ने, रिसर्च की लैब ने यदि आगे बढ़कर एनिमल कंट्रोल ट्रायल किया है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है, एक्टिव कंपाउंड के ऊपर ट्रायल किया है, तो दिक्कत क्या है? सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि शाबाश, बहुत अच्छा, आपने जितना कर लिया उतना बहुत अच्छा, अब इसकी आगे की जांच करने में हम भी आपको सहयोग देंगे, हम एम्स के डॉक्टर को लगाते हैं, ये होना चाहिए। तब ये हमारा सुपर साइंस पूरी दुनिया के सामने हम रख पाएंगे। और पतंजलि ने 300-400 करोड़ रुपए की लागत से यदि रिसर्च लैब बनाई है, वैज्ञानिकों को बुलाया है, कुछ तो ऐसी मशीनें हैं जो पूरे भारत में केवल पतंजलि के पास हैं, दूसरी मशीन सिंगापुर के पास है। ऐसा हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि किसी प्राइवेट संस्था ने डेवलप किया है और उससे यदि वो मानवता की और देश की सेवा करना चाहती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका वंदन और अभिनंदन होना चाहिए, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई केवल पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी, हम सबकी है। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। दुनिया के लोगों के पास तो केवल साइंस है, हमारे पास सुपर साइंस है। पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान हमने दिया है और पूरी दुनिया को, मानवता को बचाने का काम भी हम करेंगे, भारत करेगा। लेकिन उससे पहले अपने भारत के लोगों को जगाने का काम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।